हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्विज दृष्टि आईएएस द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जो कि जून माह के दूसरे सप्ताह पर आधारित है। तो चलिए इसके टॉप 10 जो है क्वेश्चन है इसमें, तो उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह छोटे हल्के रंग और छोटे धब्बेदार चील की तुलना में अधिक विपरीत हैं। ठीक है, अधिक विपरीत कह रहा है। वे पश्चिमी और मध्य यूरोप में लगभग लुप्त हो चुके हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो कह रहा है कितने सही नहीं हैं, है ना। तो इसमें देखिए ये कह रहा है कि अधिक विपरीत हैं, जबकि ये अधिक विपरीत नहीं है, तो ये गलत हो गया आपका। लुप्त प्राय हो चुके हैं, तो ये ठीक है, मध्य यूरोप से ये लुप्त हो चुके हैं लगभग। और ये जो है IUCN के जो है संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किए गए हैं, तो ये भी इसका गलत है। तो कह रहा है कितने सही नहीं है, तो 2 सही नहीं है, 1 सही है केवल, है ना। तो 2 सही नहीं है, केवल 2 आपका आंसर होगा, केवल 2। ये थोड़ा सा लैंग्वेज समझ लीजिएगा, कितने सही नहीं है। आइए इसका हम देखते हैं व्याख्या। तो लेसर स्पॉटेड ईगल के समान होते हैं ये, देखिए कह रहा है कि समान होते हैं ना, इसका मतलब जो है विपरीत, यहाँ पे लिखा विपरीत होता है लेकिन विपरीत नहीं होता है, तो ये आपका हो जाएगा। अब विपरीत नहीं होता है तो सही हो जाएगा, और नहीं तो ये गलत है। जो स्टेटमेंट में दिया है कह रहा है विपरीत होता है तो गलत है ना। और ये पश्चिमी और मध्य यूरोप में ज़्यादातर लुप्त प्राय हो चुके हैं, तो ये सही है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो IUCN की सूचीबद्ध किया है इसमें, तो संवेदनशील में, जबकि वो कह रहा है कि संकटग्रस्त, अत्यधिक संकटग्रस्त, लेकिन ये संवेदनशील में बताया गया है। तो ये दूसरा, पहला और तीसरा गलत था और दूसरा सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में दिया हुआ है, तो इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं, और जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। दूसरा है कि यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कोई अस्थायी सदस्य किसी प्रस्तावित प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत नहीं है लेकिन वीटो नहीं करना चाहता है, तो वो इससे दूर रहने का विकल्प चुन सकता है। भारत 8 कार्यकालों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो इसमें बता रहा है कितने सही हैं। अब देखिए केवल 1, 2, 3 या सभी सही, कितने सही हैं। तो देखिए इसमें तो उल्टा कर दिया, अस्थायी सदस्य इसमें जो हैं, अस्थायी सदस्य वो हैं 5 और अस्थायी सदस्य रहते हैं 10, तो ये आपका हो गया गलत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसमें जो है अगर कोई वीटो नहीं लगाना चाहता है तो उससे अपने आप को दूर करते हैं, तो चलिए ये तो सही हो गया। अब भारत का 8 कार्यकाल, भारत इसमें जो है अस्थायी सदस्य रहा है, ना कि अस्थायी, तो अस्थायी हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो गया, है ना। तो 2 गलत हैं, 1 सही है, तो केवल 1 सही है। कौन? केवल 1, है ना, ये पार्ट। अब देखिए इसमें कि इसमें 5 अस्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। जो है इसमें सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य के पास 1 मत होता है, और इसमें जो है भारत 8 बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जा चुका है ना। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा टियर 1, देखिए टियर 1 पूंजी अनुपात के बारे में पूछा है। तो टियर 1 पूंजी अनुपात आपको पता होना चाहिए कि किसके बारे में है। यह बैंक की कुल परिसंपत्तियों और उसके कुल देनदारियों पर का अनुपात है। बैंक की कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में बैंक की मुख्य इक्विटी पूंजी को मापता है। यह बैंक की उन परिसंपत्तियों के अनुपात को दर्शाता है जो नकदी और नकदी समकक्षों के में रखी जाती हैं, या बैंक की कुल जमा राशि और उनके कुल ऋणों का अनुपात होता है। आप एक बार इसको पॉज कीजिए वीडियो को और देख लीजिए कि अच्छे से समझ लीजिए क्या है। अब इसमें जो कह रहा है कि सही कौन सा है, वर्णन कौन करता है, तो इसमें दूसरा नंबर का सही है। ये क्या है कि कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में बैंक की मुख्य इक्विटी पूंजी को मापता है, यह इसी का अनुपात है। देखिए टियर 1 पूंजी अनुपात किसी वित्तीय संस्थान की मूल पूंजी को, देखिए मूल पूंजी को जो जोखिम भारित परिसंपत्ति RWA से विभाजित करने से प्राप्त किया जाता है। तो इन्हीं दोनों के बीच का अनुपात होता है। और बेसिल सेकंड समझौते में टियर 1 की पूंजी अनुपात कितना रखा गया है? 6% निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो याद रख सकिएगा, 6% अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप केवल अनुपात किसके किसके बीच का है वो याद रखिए। क्वेश्चन 4 है, निम्न पर विचार कीजिए। पूंजी खाता उदारीकरण, भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण और वित्तीय क्षेत्र में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना। RBI Act 100 के दस्तावेज में कौन कौन से शामिल हैं? केवल 1, 2, 2, 3, केवल 1, 1, 2, 3।
तो इसमें 1, 2, 3 तीनों शामिल हैं। देखिए RBI Act 100 का क्या जो है, तो इसमें जो है 14 प्रमुख बातें जो आखाचात्मक लक्ष्यों को रखा गया है, ठीक है, उन लक्ष्यों को पूरा करना चाहता है RBI, ठीक है। RBI Act 100 दस्तावेज है ये RBI का। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए इसने ऋण उपलब्धता बढ़ाने, पूंजी खाते का उदारीकरण और भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की योजना है। RBI का लक्ष्य वित्तीय क्षेत्र में क्लाउड अवसंरचना स्थापित करना, डेटा संग्रहण, प्रसंस्करण और भंडारण की परिवर्तनकारी बदलाव सुनिश्चित करना, एक सुरक्षित जो है वैश्विक वित्तीय संदेश केंद्र विकसित करता है। तो ये RBI के जो ये तीनों दिए हुए हैं RBI जो है Act 100 में शामिल किया गया है। और इसके साथ में 14 हैं टोटल, तो 3 यहाँ दिए हुए हैं, 11 और हैं, ठीक है। ये लक्ष्य रखे गए हैं, 14 लक्ष्य। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रेटर एडजुटेंट, ये स्टार्क है ना, एडजुटेंट स्टार्क इसका नाम है, ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क। तो इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप में पाया जाता है, सही है। यह अपनी विशिष्ट उपस्थिति, लंबी गर्दन, बड़ी चोंच और गूलर थैली के अभाव के कारण जाना जाता है, ठीक है। संकटग्रस्त प्रजातियों को IUCN की रेड लिस्ट में जो है गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए ये अभाव नहीं है इसका, ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये आपका होगा गलत। और ये संकटग्रस्त नहीं पाया गया है, इसको जो है लुप्त प्राय बताया गया है IUCN, तो ये होगा, ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा है आपका, पहला सही है, दोनों गलत हो गए। आइए इसमें केवल एक सही है, इसमें देखते हैं व्याख्या। तो ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क के बारे में बताया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप में ये पाए जाते हैं। तो भारतीय महाद्वीप है इसमें 2 जगह, असम और बिहार में, तथा जो दक्षिण पूर्वी एशिया में है उसमें कंबोडिया में। यह विशाल पक्षी अपनी विशिष्ट उपस्थिति के लिए जाना जाता है। इसके पास लंबी गर्दन, बड़ी चोंच और प्रमुख गूलर जैसी थैली होती है। तो ये इसकी विशिष्ट उपस्थिति है, ठीक है, इस पक्षी में। वहाँ पे बताया गया है कि ये इसमें अनुपस्थित होता है, तो इसलिए गलत हो गया। संकटग्रस्त प्रजातियों को IUCN के लुप्त प्राय श्रेणी में जो है रखा गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि निजी भागीदारी के माध्यम से संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके मौजूदा झुग्गी निवासियों का यथास्थान पुनर्वास। दूसरा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, कम आय वाले समूहों और मध्यम आय वाले समूहों के लिए घर खरीदने या उनसे बनाने हेतु ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना। निजी डेवलपर्स के साथ साझेदारी के रूप में किफ़ायती आवास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की सहायता, या व्यक्तिगत घर के निर्माण के या उन्नयन के लिए पात्र EWS परिवारों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देना। तो PMAY का स्तंभ मतलब जो है कौन सा इसमें शामिल है, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4। तो इसका आंसर है सभी 4। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ठीक है, तो ये 25 जून 2015 को शुरू की गई है। इसका डेट याद रखिए, पूछ सकता है एग्जाम में। 25 जून 2015 को चालू की गई थी। इन योजना के 4 खंडों में क्रियान्वित किया गया है। तो कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें निजी भागीदारी के माध्यम से संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके मौजूदा झुग्गी निवासियों का यथास्थान पुनर्वास दिया गया है। इसमें क्या निम्न आय वर्ग और EWS और मध्यम आय वर्ग के लोगों को जो है 6.5%, 4% और 3% ब्याज सब्सिडी पर ब्याज दिलवाया गया है। कितने लाख, 6 लाख, 9 लाख और 12 लाख। 12 लाख लेंगे तो 3% ब्याज, 9 लाख लेंगे 4% ब्याज और 6 लाख लेंगे 6.5% ब्याज है, ठीक है। AHP के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रति EWS आवास के लिए 1.5 लाख रुपये जो है केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। और व्यक्तिगत आवास निर्माण या संवर्धन के लिए EWS श्रेणियों में संबंधित जो पात्र परिवार हैं उनमें जो है 1.5 लाख रुपया केंद्रीय सहायता दी जाती है। तो ये जो है चारों सही हैं आपके जो दिए हुए थे एग्जाम क्वेश्चन में, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला है कि हाल ही में समाचारों में रहा हॉकिंग विकिरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। किसके बारे में बात कर रहा है, हॉकिंग विकिरण के बारे में। यह समाजशास्त्र के एक सामाजिक नेटवर्क के भीतर विचारों के प्रसार का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है, सामाजिक नेटवर्क के बारे में, ठीक है, समाजशास्त्र में। दूसरा है कि यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग प्रयोगशाला प्रयोगों या सिंथेटिक हीरे बनाने में किया जाता है।
यह भूविज्ञान के एक शब्द है जिसका उपयोग ज्वालामुखी विस्फोटों और गैसों के उत्सर्जन का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह ब्लैक होल से तापीय विकिरण निकलता है जो कि धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है और अंतिम विस्फोट के साथ उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, चौथा इसका सही है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। यह विचार है कि ब्लैक होल में तापीय विकिरण निकलता है जो कि धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है और अंतिम विस्फोट के साथ उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब कोई कण घटना क्षितिज से आगे निकल जाता है तो वो अपने साथी से वापस नहीं जुड़ पाता। बाहर के कणों को हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है। तो जो कण बाहर निकल गए उनको हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाएगा, है ना। तो आप याद रखिए ये घटना जो है ब्लैक होल से या तापीय विकिरण से जुड़ी हुई है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फिनटेक क्षेत्र में संबंधित निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार कीजिए। आभासी बैंकिंग के वित्तीय साधनों के अमूर्तीकरण की खोज, आसान ऋण पहुंच को सक्षम बनाने हेतु AIML आधारित क्रेडिट स्कोरिंग का उपयोग करके किसानों के लिए एक क्रेडिट रजिस्ट्री विकसित करना, कृषि फसल बीमा योजनाओं में दावों और प्रीमियम भुगतान के प्रबंधन के लिए फिनटेक का उपयोग करना। इसमें से बताइए कि ये जो सिफारिशें हैं किसने की थी। सुभाष चंद्र गर्ग समिति ने, अरविंद सुब्रमण्यम समिति ने, उर्जित पटेल समिति ने या YB रेड्डी समिति ने। तो ये सिफारिशें सुभाष चंद्र गर्ग समिति ने की थी। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन फिनटेक से संबंधित नियमों को जो है अधिक लचीला बनाने के लिए किया गया था। प्रमुख सिफारिशें इसकी क्या थी। तो इसने बताया कि साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी नियंत्रण और धन शोधन रोकथाम के लिए फिनटेक का उपयोग प्रोत्साहित करना पड़ेगा। आभासी बैंकिंग और वित्तीय साधनों के अमूर्तीकरण की खोज की इसने, खोज करने के लिए इसने जो है बताया सरकार को। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को बैंक एंड ऑटोमेशन के लिए AI का उपयोग करने को बताया। आसान ऋण पहुंच को सक्षम बनाने के लिए AIML आधारित क्रेडिट स्कोरिंग जो है उपयोग करके किसानों के लिए क्रेडिट रजिस्ट्री विकसित करने को बताया। और लघु बचत उत्पादों, पेंशन, सूक्ष्म पेंशन योजनाओं और सरकारी पेंशन के लिए एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने को जो है इसने सरकार के लिए इसने राय दी अपनी। और कृषि फसल बीमा योजनाओं में दावों और प्रीमियम भुगतान के प्रबंधन के लिए फिनटेक का उपयोग करने का भी राय दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप एक दो बार खुद से भी पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पूछ रहा है वोल्खो नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस नदी के बारे में? वोल्खो नदी। यह नोगोरोड से होकर गुजरती है और लाडोगा झील, याद रखिएगा, लाडोगा झील में समाहित हो जाती है। सोवियत संघ में यह पहला जल विद्युत स्टेशन वोल्खो नदी पर बनाया गया था। तो बताइए केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों या एक न दो, कौन से सही हैं? तो एक और दो दोनों सही हैं। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है कि वोल्खो नदी जो है उत्तर पश्चिमी रूस में प्रवाहित होती है। इसमें ये जो है झील इल्मेन झील से निकलती है। ये जो नदी है इल्मेन झील से निकलती है, देखिए याद रखिएगा, इल्मेन झील से निकलती है और लाडोगा झील में गिरती है। ठीक है, इल्मेन झील से निकलती है, लाडोगा झील में गिरती है और ये नोगोरोड से होकर गुजरती है। ठीक है, प्रारंभ में महत्वपूर्ण बाल्टिक सागर और काला सागर के व्यापार मार्ग के रूप में इसका उपयोग किया जाता था और 1926 में वोल्खो शहर में निर्मित किया गया था जो है सोवियत संघ का पहला जल विद्युत स्टेशन। तो ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। अभी हमारे यहाँ पे इलेक्शन हुआ है तो लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं, तो उनके बारे में देखिए। सदन अपने पीठासीन अधिकारी का चुनाव उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत, देखिए यहाँ पे याद रखिए, साधारण बहुमत से करता है जो सदन में मतदान करते हैं। तो ये सही है। आमतौर पर सत्तारूढ़ दल के सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है जबकि उपाध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है। ये भी बात सही है। उनके कार्य और आचरण पर लोकसभा में किसी ठोस प्रस्ताव के अलावा चर्चा पर आलोचना नहीं की जा सकती है। तो ये भी दोनों सही, तीनों सही है। तो इसमें कह रहा है कितने कथन सही हैं? तो 1 2 3 तीनों सही हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। तो वही तीनों चीज़ व्याख्या में है। आखिरी में दिया है कि वो पहले चरण में मतदान नहीं कर सकता। जब मतदान की बात आती है तो दोनों पार्टियां, विपक्ष और जो है पक्ष, दोनों पार्टियां मतदान करते हैं। लेकिन जब मतदान फंस जाता है, जैसे मान लीजिए कि 250 वोट इसने भी डाल दिए, 250 वोट इसने भी डाल दिए, अब ड्रा हो गया मामला, तो कहा जाता है कि जो पीठासीन अधिकारी है, लोकसभा अध्यक्ष है, वो अपना निर्णायक मत डाल देगा और जिधर मत देगा, अगर विपक्ष की तरफ डाल दिया उसने अपना मत तो विपक्ष जीत जाएगा और पक्ष की तरफ डाल दिया तो पक्ष जीत जाएगा। ठीक है,
तो ये अपना निर्णायक मत देता है जब ड्रा हो जाता है मामला। चलिए आज का क्विज पूरा होता है, मिलते हैं नए क्विज के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।